नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का भारत की बात बताता हूं लेकर इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहले बड़ी खबर। नजर डालिए। आज सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं आसमान से बरसती आफत की और उससे आई सैलाबी तबाही की। कहां लैंडस्लाइड और भयानक हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया। मुंबई में क्यों स्कूल कॉलेज पार्क पर ताला लग गया। कश्मीर से केरलम तक बाढ़ बारिश की नेशनल रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। फिर उसके बाद बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन ब्रह्मोस की। कैसे पाकिस्तान में तहलका मचाने वाली मिसाइल की दुनिया में डिमांड काफी बढ़ चुकी है और इंडोनेशिया के साथ भारत ने क्या क्या बड़ी डील की है। और आगे आपको लिए चलेंगे अयोध्या, जहां राम मंदिर में चढ़ावा चोरों पर एक्शन चल रहा है और इसी बीच चंपत राय ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। लेटर लिखकर क्या क्या खुलासे उन्होंने किए हैं बताएंगे आपको। साथ ही दिखाएंगे कि कौन बन सकता है मंदिर का नया सीईओ। और विपक्ष को योगी ने खरी खरी सुनाई तो मायावती भी क्या पक्ष में आ गई। इसके बाद धर्मयुद्ध के बाद दिखाएंगे सियासी कलह की कहानी, क्योंकि कैसे पंजाब कांग्रेस में छिड़ गई है जंग और क्यों हो गई विवाद में प्रियंका गांधी वाड्रा की एंट्री। कैसे चन्नी और राहुल गांधी के भेजे हुए नेता आ गए आमने सामने। और आखिर में बात होगी बाल बाल बचे फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की। कैसे सीरिया में उनके दौरे के बीच होटल के पास जोरदार धमाका हुआ। क्या टारगेट पर थे मैक्रो, बताएंगे अंदर की खबर, इनसाइड स्टोरी। ईरान भी लिए चलेंगे आपको, जहां खामनेई का जनाजा आज कहां पहुंचा था। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह हम कहते हैं कि भारत में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, जानना बहुत जरूरी है। आइए जल्दी से आप सभी के बीच रख देते हैं ग्लोबल सुर्खियां यानी कि हेडलाइंस। मोदी सुम्बियातों के बीच मिसाइल समेत 20 समझौतों पर मुहर। भारत ब्रह्मोस देगा और इंडोनेशिया के लिए ईवीएम बनाएगा। प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। सीरिया में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के दौरे के बीच धमाके। सीरियाई राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे तभी हुआ ब्लास्ट। पुलिस कर्मियों समेत 4 लोग घायल हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस पे चंपत राय ने चुप्पी तोड़ी है। पत्र लिखकर कहा एसआईटी रिपोर्ट के बाद सब बताऊंगा, तब तक मौन रहूंगा। पुलिस को पूछताछ के लिए 3 आरोपियों की रिमांड मिली है। अखिलेश कांग्रेस पर भड़क गए। योगी आदित्यनाथ कहा बाबरी पर आंसू बहाने वाले अयोध्या की बात कर रहे हैं, वक्त पर फेविकॉल लग जाता है। मायावती ने भी विपक्ष के आरोपों के सबूत मांगे। केरलम के वायनाड से लैंडस्लाइड से 5 लोगों की मारे जाने की खबर है। जम्मू कश्मीर के डोडा में रिहायशी इलाकों में आया मलबा। मुंबई में भारी बारिश से स्कूल कॉलेज पार्क सब बंद। यूपी के 50 शहरों में जोरदार बारिश। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में 38 दोषियों की फांसी बरकरार है। गुजरात हाईकोर्ट का फैसला, 11 को उम्र कैद। 18 साल पहले 70 मिनट में हुए थे 21 धमाके। पंजाब कांग्रेस कलह पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने टीम भेजकर लिया फीडबैक। दिल्ली में डेरा डाले बैठे चन्नी गुट का आरोप। प्रभारी ने हाईकमान को किया गुमराह। भूपेश बघेल बोले 2 दिनों में सब बताऊंगा। दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज पर केंद्र का फैसला, रिव्यू करने के लिए कमेटी बनाई सरकार। हरभजन सिंह समेत कई हस्तियों ने किया था ओटीटी से हटाने का विरोध। शियाओं के धार्मिक शहर कुंभ में निकली खामनेई की अंतिम यात्रा। जम करान मस्जिद में जनाजे की नमाज के दौरान दिखी लाखों की भीड़। कल इराक ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर। 6 हत्याएं करने वाला खूंखार अपराधी आसिफ अली एनकाउंटर में ढेर। यूपी में अंबेडकर नगर में एसटीएफ ने मार गिराया। कच्चा बनियान पहनकर डकैती डालता था ये। अमरनाथ यात्रा के 5वें दिन बाबा बर्फानी हुए अदृश्य। गुफा में शिवलिंग लगभग पूरी तरह पिघला। करीब 1 लाख भक्तों ने किए दर्शन। 3 लाख श्रद्धालु अभी बाकी हैं। नेमार के संन्यास के बाद रोनाल्डो को झटका। स्पेन से हराकर रोनाल्डो की पुर्तगाल टीम फुटबॉल वर्ल्ड कप से बाहर। ट्रंप पर फीफा अध्यक्ष को फोन कर धमकाने का आरोप। इंग्लैंड के खिलाफ रात 10 बजे से शुरू होगा तीसरा T20 मुकाबला। वैभव सूर्यवंशी पर निगाहें होंगी। आज भारतीय टीम हारी तो सीरीज जीतने की उम्मीद भी खत्म होगी। भारत की बात बताता हूं कि करते हैं शुरुआत। आइए सबसे पहले सियासी खबरों और इंटरनेशनल न्यूज की बात कर लें। उससे पहले दिखाएं भारत से लेकर चीन तक आसमानी कहर, क्योंकि बारिश से कहीं राहत तो कहीं आफत। यह भयावह तस्वीर देखिए। सबसे पहले कैसे केरलम के वायनाड में भारी बारिश से लैंडस्लाइड हो गया और मिट्टी का पहाड़ चंद सेकंड में देखते ही देखते कई लोगों को निगल गया।
हैं। देखिए वायनाड केरलम से ये देखते ही देखते देखिए जरा किस तरह से भगदड़ मच गई वहां पर, अफरा तफरी। ये एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं, सुनिए जरा। और किस तरह से लोग वहां पर बचे हैं ये भी देखिए, गौर करिए। ये भारी भरकम ट्रक टैंकर जो है वो किस तरह से तिनके की तरह बह रहा है, अब ये अंदाजा लगाइए, शक्तिशाली। और ये टैंकर और इस खड़ी गाड़ी के बीच एक महिला एक पुरुष किस तरह से बचे हैं कुछ सेकंड्स के लिए। देखिए कहते हैं कुदरत की मार को रोका नहीं जा सकता, लेकिन अपनी तैयारियों से आप इसे रोक सकते हैं। और यहां पर भी मानवीय कहते हैं कि भूल या चूक या लापरवाही सामने आ रही है। आसमान से बरसती आफत ने केरल में नहीं महाराष्ट्र में भी तबाही मचाकर रखी है। पुणे में 2 मंजिला इमारत पानी में भर भराकर गिर गई। ये देखिए पुणे की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां लैंडस्लाइड के बाद बर्बादी का मंजर कैमरे में कैद हुआ। ड्रोन तस्वीर में देखिए कैसे बारिश के बाद तबाही मची। पहाड़ आप देख रहे हैं और हर तरफ से आप पानी की एक मोटी धार देख रहे हैं। नीचे किस तरह से ये तबाही के निशान हैं, लैंडस्लाइड की तस्वीरें हैं। यहां भी लैंडस्लाइड के बाद ये तबाही का मंजर ड्रोन में कैद है कैमरे में। तो महाराष्ट्र में बादल इतने जमकर बरस रहे हैं कि नासिक का चड़कापुर डैम इस वक्त लबालब है। देखिए उधर गुजरात के भावनगर में शंतरुजी डैम में काफी पानी भर चुका है, उसकी भी तस्वीरें आपके साथ। भावनगर गुजरात की तस्वीरें आपने देख ली। अब दूसरे हिस्से की यानी कि जम्मू कश्मीर में उधर क्या चल रहा है, वहां की तस्वीरें क्या कहती हैं, वहां भी जो कैमरे में कैद हुआ है आपके सामने रखने जा रहे हैं। देखिए जम्मू कश्मीर में ये जो तस्वीर है ये पहाड़ों से गिरकर मलबा घरों में घुस चुका है और बारिश से लैंडस्लाइड में बहुत नुकसान की भी खबर है। देखिए डोडा है, डोडा जम्मू कश्मीर, घर दुकान मकान सब मलबे की आगोश में चपेट में। हालात ये है कि डोडा में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा है, लेकिन प्रशासन पर लापरवाही का भी आरोप लग रहा है। आरोप लगाकर लोग वहां पर भड़क गए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आपको 2 घंटे हो गए, अगर आपको मीटिंग के लिए काफी आना था तो वो मीटिंग आप वहाँ पे करते। जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनसे आप बात नहीं कर रहे हो, जो यहाँ के जिम्मेदार है उनसे आप बात नहीं कर रहे हो। आप उन लोगों को बुला रहे हो जो एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ पहले से ही चमचे हैं। बार बार ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इस नाले में बार बार क्लाउड बर्स्ट आ रहे हैं। पहले भी आया तब भी नुकसान हुआ, तब भी एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ नहीं किया। एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस का सहारा लेकर लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करने के लिए बिल्कुल तैयार ही है। हम सर पर उठाकर मलबा लेंगे, तो ये हालत है इसकी यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। 3 बजे के करीब बहुत ज्यादा फ्लड आया, ऊपर से उसने ये सारा इधर टूट गया, ये सारा ये मतलब ले गया उड़ाकर। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत की और भी तस्वीरें आप सभी के बीच रखेंगे, पहुंचाएंगे विस्तार से तस्वीरों के जरिए पूरी खबर। लेकिन पहले आप नजर डालिए चीन पर। चीन की तस्वीर देखिए जहां बारिश और किस तरह से सैलाब ने सितम ढाया है। जिनपिंग का देश भी पानी की मार से कराह रहा है इस वक्त। देखिए चीन में भी लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है लगातार, और यही महाराष्ट्र के लोनावाला में भी हो रहा है अपने भारत में, जहां हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसे में फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं।
ये पुणे महाराष्ट्र की तस्वीरें हैं। जब बारिश नहीं होती तो लोग इंतजार करते हैं कि जल्द से जल्द बारिश हो, और जब बारिश होती है तो फिर अपने साथ आफत भी लेकर आती है, जिसकी तस्वीरें गवाही दे रही हैं। महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात के सूरत का भी यही हाल है। यहां सड़कें, घर और गली मोहल्ले सब पानी पानी है, इस वक्त जलमग्न हैं। टाइम नहीं भाई, मेरा लेट हो रहा है। उतरे પછી કોઈ કઈ સેના વાળા તો તમે देख रहे हैं आप, सड़क हैं, गलियां हैं, घर मकान दुकान सब कुछ ये पानी वहां पर पहुंच चुका है। गाड़ियां डूबी हुई हैं, लोग परेशान हैं। गुजरात के कई हिस्से इस वक्त चपेट में हैं। गुजरात के ही अमरेली में वहां पर हालात ये हैं कि लोगों को बाढ़ के बीच बुलडोजर का सहारा लेना पड़ा और उसी के जरिए लोग सैलाब को पार करने पर मजबूर हैं। देख रहे हैं आप, ये बुलडोजर में एक शख्स को लेकर जाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अचानक तबीयत बिगड़ गई, उसके बाद से बुलडोजर का सहारा लेना पड़ा। तो कश्मीर से लेकर केरलम और महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक बार बारिश आफत लेकर आई है साथ। तो दिल्ली एनसीआर के लिए भी बादल राहत बनकर बरसे हैं। कई दिन बाद आज झमाझम बारिश हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। लेकिन यहाँ की एक अपनी समस्या है, जैसे ही दिल्ली एनसीआर में बारिश होती है फिर ट्रैफिक जाम वो हमें देखने को मिलता है, लोग परेशान होते हैं। आइए जल्दी से आपको बता देते हैं बारिश और बाढ़ से क्या क्या हालात हैं, कहां कहां। नजर डालिए, तस्वीर भी और डिटेल्स भी। देखिए वायनाड केरल सबसे पहले। केरलम के वायनाड में भारी बारिश से हालात खराब है। इस वक्त लैंडस्लाइड से 5 लोगों की मौत हो चुकी है, कई इसमें घायल हैं। यह हादसा वहां हुआ जहां टनल प्रोजेक्ट का काम चल रहा था, इसलिए भारी मात्रा में मिट्टी निकालकर बाहर जमा की गई थी और बारिश के चलते मिट्टी का पहाड़ खिसकने से यह हादसा हो गया। मलबे में दबे लोगों को बचाने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और 2 साल पहले भी वायनाड में लगातार 3 भूस्खलन हो चुके थे, जिसमें 400 से ज्यादा लोगों ने अपनी जिंदगी गंवाई थी। आपको याद होगा, बहुत बड़ा हुआ था। डोडा जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से बाढ़ आ गई है, तबाही मची है। ऊपरी इलाके में बादल फटा तो नीचे भी हाहाकार मच गया। पहाड़ों से भारी पत्थर और मलबा गिरने से नुकसान पहुंचा है। घर, दुकानें और सड़कों पर कई गलियां मलबे में तब्दील हो चुके हैं। जबकि मुंबई महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश का दौर इस वक्त जारी है। सबसे ज्यादा तबाही मुंबई और पुणे में मची हुई है। भारी बारिश के बाद 13 लोगों के मारे जाने की अब तक खबर है। सभी सरकारी और निजी स्कूल्स, कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं, पार्क्स भी बंद कर दिए गए हैं और लोगों को घरों में रहने को कहा गया है। जुलाई के शुरुआती दिनों में ही महीने का 80% पानी नीचे धरती पर गिर चुका है, बरस चुका है। मुंबई पुणे के बीच मिसिंग लिंक लैंडस्लाइड की वजह से बंद है। प्रशासन लगातार मलबा और भारी पत्थर हटाने में लगा हुआ है। पुणे जिले में भारी बारिश से 22 जगहों पर भूस्खलन की भी खबर। 9 मुख्य सड़कें बंद करनी पड़ी इस वजह से और कई घर भी मलबे में तब्दील हो गए। और अब देखिए जरा किश्तवाड़ डोडा की तस्वीर, कैसे यहां हाईवे पर लैंडस्लाइड। ये तस्वीरें देखिए कैमरे में कैद। बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं ऊपर से। बाढ़ बारिश की वजह से ये आफत और ये अब जनता इसका सामना कर रही। और वो जो तस्वीर देख रहे, कई गाड़ियां आपको नजर आ रही हैं, एकदम फंस गई हैं बुरी तरह से। बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं, इसमें सब अभी परेशान। कई गाड़ियां ये पानी के बीच में दबी हुई। तो यहाँ पे जो है तो बहुत ही भारी बारिश के कारण बहुत ही पानी बह रहा है ऊपर से। लोग अभी फिलहाल जिंदगी बचा रहे हैं, जिंदगी रहेगी फिर से गाड़ी बना लेंगे। तो डोडा इस वक्त भीषण सैलाब की चपेट में आ गया और कई वाहन मलबे में दब गए। वो भी तस्वीरें आपके सामने रख देते हैं, देखिए। रोड पर जो मलबा है उन रोड का ना दो। सोचे निकालने में भी कितनी परेशानी होगी, क्योंकि पूरी तरह से ये कीचड़ में ये गाड़ियां धंस गई हैं। ये रॉयल एनफील्ड देखिए बुलेट, और ये 4 पहियों से लेकर 2 पहिया सब कुछ इसमें है। लोगों को अब कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है इनको निकालने के लिए। लगभग 2 महीने से यहाँ पर लोग रोड बन रही है। जो
मलबा है उन रोड का ना। हमारे संवाददाता प्रदीप दत्ता डोडा से और जानकारी आप सभी के सामने रखने जा रहे हैं, नजर डालिए। देखिए किस तरीके से ये दुकानों का हाल है। आप देखिए कितना तेज बहाव था कि पानी के साथ जो है ये बड़े बड़े पत्थर भी आगे, और ये बड़े बड़े पत्थर जो हैं दुकानों के अंदर पूरी तरह से धंस चुके हैं। कहने को तो ये बेडरूम है, लेकिन आपको यहाँ पे बेडरूम वाली कोई भी बात नजर नहीं आएगी। देखिए पूरी तरह से ये तबाह हो चुका है, खिड़की टूट चुकी है, दीवार टूट चुकी है। मेरे पीछे जो ये मकान है किस तरीके से इसकी छत टूट चुकी है और इसके कमरे जो है उस छत के नीचे दब चुके हैं। कोई कह नहीं सकता कि ये कार होगी, यहाँ पे पार्क थी और आप इस समय इस कार की हालत देख सकते हैं। कार उलट चुकी है और मलबे के अंदर दबी हुई नजर आ रही है। उसी तरह से आप दूसरी गाड़ी की हालत भी देख सकते हैं, ये भी पूरी तरह से मलबे के अंदर दबी आ रही है। सड़क जो है वो बह गई है और ये गाड़ी आप देख सकते हैं इस समय पूरी तरह से ये जो है मलबे के अंदर दबी हुई है। ये गाड़ी ये यहाँ से देखिए जब पानी आता है तो बिल्कुल तेज़ जो मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ इतनी तेज़ आई कि अपने साथ आप देख सकते हैं एक तो मलबा बहा के ले आई और जितने भी पत्थर थे वो बहा कर ले आई। बाढ़ बारिश आफत की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम देश इंडोनेशिया के दौरे पर हैं, जहां आज पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित भी किया और इंडोनेशिया के साथ कई डील पर मुहर भी लगी है। ये वो तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंच रहे थे और F-16 सुखोई 30 ने पीएम मोदी को आसमान में सुरक्षा घेरे में ले लिया, यानी स्कॉट किया। India 1. On behalf of the People Republic of Indonesia, we extend a warm and respectful welcome as you enter Indonesian airspace. Thank you very much. It's an honor. India 1 and we are also honored to provide escort service for your safe approach and landing in Indonesia. और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जकार्ता में जोरदार स्वागत हुआ, जिसकी तस्वीरें अब आप देख रहे हैं अपने साथ। प्रधानमंत्री मोदी का ग्रैंड वेलकम राजधानी जकार्ता इंडोनेशिया की। और वहीं राजधानी जकार्ता में पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। ये देखिए तस्वीर। Selanjutnya pasukan siap diperiksa. प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं बच्चे उन्हें घेर लेते हैं और प्रधानमंत्री भी आशीष बिल्कुल जरूर देते हैं, वो भूलते नहीं। तो इस दौरान बच्चों ने पीएम मोदी से मुलाकात की। ये देखिए मनमोहक तस्वीरें। और अपने बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर पाकर बच्चे प्रफुल्लित थे। देखिए इंडोनेशिया के पारंपरिक डांस को कलाकारों ने वहां पर प्रस्तुत किया। ये देखिए। एक और तस्वीर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। आपको याद होगा जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे पर जाते हैं तो वहां पर वाद्य यंत्र भी वो अक्सर बजाते हुए नजर आए हैं। एक बार फिर से आपके सामने ये तस्वीर रख रहे हैं जब इंडोनेशिया का वाद्य यंत्र, जो पारंपरिक वाद्य यंत्र है, उसको बजाते नजर आए पीएम। और इसके बाद
इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ मुलाकात की पीएम ने। दोनों देशों में 20 समझौते पर मुहर लगे हैं। और वहीं इसके बाद भारत इंडोनेशिया में डेलीगेशन लेवल की बैठक भी हुई। ये तस्वीरें अब आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये जो डेलीगेशन की बैठक हुई वो देखिए जरा। फिर शाम को भारतीय समुदाय के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया, यानी भारतवंशियों को। इस दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भी वहां पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं भी जाते हैं तो मोदी मोदी की गूंज से पूरा सभागार वो बिल्कुल गूंज जाता है। और ऐसा ही फिर से हमें सुनाई दिया इंडोनेशिया वहां पर। देखिए जरा। In welcoming our Honorable Prime Minister onto the stage. वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान भारत इंडोनेशिया के संबंधों को बताया किस तरह से बहुत खास। ये देखिए सुनिए। आगे भारत और इंडोनेशिया साथ मिलकर चलते हैं तो कुछ कुछ से भी आगे बढ़कर बहुत कुछ होता है कि आप में इंडिया का डीएनए है। करोड़ों करोड़ों भारतवासियों का दिल आपने जीत लिया था। जिस डीएनए की बात आपने की थी वो डीएनए म्यूचुअल ट्रस्ट से बना है। भारत और इंडोनेशिया। दुनिया में भारत के ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड इस बीच काफी बढ़ चुकी है और इंडोनेशिया ने भी इसको लेकर करार कर दिया है। वही ब्रह्मोस जिसकी गूंज सरहद पार सुनाई दी थी, दुनिया इसके मुरीद है अभी। ऑपरेशन सिंदूर याद होगा आपको, ब्रह्मोस ने अपनी शक्ति दिखाई थी। कुछ डिटेल्स आप सभी के सामने रखने जा रहे हैं, नजर डालिए। आपको बता देते हैं कि भारत इंडोनेशिया में ब्रह्मोस डील पर कैसे सहमति बनी, कैसे बात बनी। पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे में 20 समझौते पर करार हुए हैं, लेकिन दोनों देशों में सबसे बड़ी डील ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर हुई। इसको लेकर दोनों देशों में पिछले 4 महीने से वार्ता चल रही थी। भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल की अतिरिक्त यूनिट देगा और इसके साथ इंडोनेशिया ब्रह्मोस खरीदने वाला तीसरा देश बन गया है। सबसे पहले फिलीपींस के साथ भारत ने ब्रह्मोस डील की थी और इसके बाद वियतनाम के बीच ब्रह्मोस को लेकर करार हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे और इसके बाद दुनिया के देशों में इस मिसाइल की डिमांड बढ़ गई। ब्रह्मोस मिसाइल का यह सौदा करीब 3,877 करोड़ रुपए का है और इस सौदे के लिए भारत इंडोनेशिया को लोन भी दे सकता है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भारत ने रूस की मदद से देश में तैयार किया है। भारत की ब्रह्मपुत्रा और रूस की मोस्कवा नदी के नामों को मिलाकर यह संयुक्त नाम दिया गया है ब्रह्मोस। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह कर दिया था। दुनिया की कोई रडार, हथियार या फिर मिसाइल सिस्टम इसे इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। यानी एक बार ब्रह्मोस को दाग दिया तो इसे कोई रोक नहीं सकता। ब्रह्मोस मिसाइल अपने टारगेट को तबाह करके ही दम लेता है। इसकी रफ्तार ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज है। इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर तक है। यूएई के साथ भी भारत के ब्रह्मोस डील करने की चर्चाएं तेज हैं। यह सबसे तेज ऑपरेशन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिनी जाती है दुनिया भर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस डील को लेकर क्या कुछ कहा, आपको सुनना चाहिए। रखते हैं, सुनिए। हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरीटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने
डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरीटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। दो करीबी मैरीटाइम देश होने के नाते हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरीटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के सबसे पुराने मंदिर भी जाएंगे। यह मंदिर 1100 साल पुराना है, इसका एक अपना ही इतिहास है। तो इंडोनेशिया के इस मंदिर की विशेषता क्या है इसकी खासियत, आइए जल्दी से जान लेते हैं, समझिए। देखिए, इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस 1100 साल पुराने मंदिर जाएंगे। पराम्बनन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा मंदिर है। दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे विशाल हिंदू मंदिरों में से ये एक है। पहले इस मंदिर परिसर में 240 छोटे बड़े मंदिर हुआ करते थे। इसमें ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी की त्रिमूर्ति सबसे प्रमुख है। इस मंदिर में लगभग 47 मीटर ऊंचे भगवान शिव की मूर्ति विराजमान है। शिव मंदिर में मां पार्वती हैं, भगवान गणेश की प्राचीन मूर्ति हैं। पराम्बनन ने मंदिर में निर्माण इसका 9वीं सदी के मध्य लगभग 850 ईस्वी में हुआ था और संजय राजवंश के राजा रकाई पिकातन के काल में इसका निर्माण किया गया। पराम्बनन मंदिर की दीवारों पर पत्थरों को तराशा गया है। उसमें रामायण और भागवत पुराण की कहानी दिखती है। इंडोनेशिया एक इस्लामिक देश है वैसे तो, लेकिन उसने प्राचीन हिंदू विरासत को सहेज कर रखा है। यह बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। 1991 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। इंडोनेशिया की करीब 27 करोड़ आबादी में 87% मुस्लिम हैं, यानी करीब 24.2 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम यहां पर हैं, जबकि इंडोनेशिया में हिंदू आबादी 45 लाख के आसपास है। इंडोनेशिया का बाली द्वीप हिंदू बहुसंख्यक है। इंडोनेशिया में 15वीं शताब्दी तक हिंदू बौद्ध राजवंशों के सम्राट थे। पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा इस मंदिर को लेकर, आइए सुनते हैं। राष्ट्रपति प्रबोवो के साथ मुझे योग्याकार्ता में प्रमानन मंदिर के कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का सौभाग्य मिलेगा। 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना प्रमानन मंदिर भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। हम दोनों देश गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की ऐतिहासिक इंडोनेशिया यात्रा का शताब्दी वर्ष धूमधाम से मनाएंगे। इंडोनेशिया की विकास यात्रा में महान शिक्षाविद और यहां के पहले शिक्षा मंत्री देवांतरा जी का अहम योगदान रहा है। शिक्षा को लेकर उनके विचारों पर गुरुदेव टैगोर की सोच का गहरा प्रभाव था। इसलिए भारत इंडोनेशिया इस शताब्दी वर्ष को टैगोर और देवांतरा ईयर ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशन डिप्लोमेसी के रूप में मनाएगा। देखिए, हर चुनाव के बाद विपक्ष ईवीएम को लेकर सवाल उठाता रहा है। इसको लेकर हर विधानसभा या लोकसभा चुनाव में बहुत हंगामा भी होता है। लेकिन देखिए, लोकसभा में विपक्ष इस बार बार इस सवाल को उठाता रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। ये तस्वीर देखिए जरा। अब इसको जोड़ते हैं तो पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे पर ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर दोनों देशों में करार हुआ है, समझौता हुआ है, जिसको लेकर विपक्ष सवाल उठाता है। वहां पर इसको मान्यता दी जा रही है, वो ईवीएम को लेकर भारत से करार कर रहे हैं। चलिए जल्दी से जान लीजिए क्या है ये ईवीएम समझौता। ये इसको लेकर डिटेल्स आपके सामने हम रख रहे हैं, क्योंकि भारत में ईवीएम पर विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल खड़ी करती हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन इंडोनेशिया ने भारत के साथ ईवीएम पर समझौता किया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर दोनों देशों में करार पर दस्तखत हुए हैं। भारत इंडोनेशिया के लिए खास ईवीएम बनाने में मदद करेगा।
इंडोनेशिया की चुनावी जरूरत को देखते हुए भारत इसमें सहयोग करेगा। भारत के चुनाव विशेषज्ञ इंडोनेशिया के हिसाब से कस्टमाइज्ड ईवीएम बनाने में मदद करेंगे। चुनाव प्रबंधन और मतदान तकनीक को आधुनिक बनाने पर काम होगा। 25 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले इंडोनेशिया में बैलेट पेपर से ही चुनाव होता है। 2029 के आम चुनाव में इंडोनेशिया का ईवीएम इस्तेमाल करने का टारगेट है, लक्ष्य है। भारत के चुनाव प्रबंधन मॉडल को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली हुई है। इंडोनेशिया से पहले कई देशों को भारत चुनावी तकनीक दे चुका है। साथ ही कई देशों को ईवीएम बनाने में भी भारत मदद कर चुका है और ऐसे में इंडोनेशिया के लिए भी भारत ने यह पहल की है। इंडोनेशिया से डील पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने कैसे पीएम मोदी की तारीफ की, जमकर देखिए, सुनिए। फ्रेंड, लोकतांत्रिक मूल्य और विविधता में एकता भारत और इंडोनेशिया की साझी ताकत रही है। दोनों देशों के इलेक्शन कमीशंस के बीच एमओयू से हम डेमोक्रेटिक सहयोग को और मजबूत करने जा रहे हैं। मैं आपका करियर कॉपी करता हूं। मोदी सरकार की कई योजनाएं सफल रही हैं, इसलिए वे इन्हें अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा हुआ इन योजनाओं पर कॉपीराइट नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। पीएम मोदी को यह कुल मिलाकर 35वां सर्वोच्च सम्मान है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये सब कुछ आपको हम बता देते हैं, अपडेट कर देते हैं। देखिए क्या कुछ खास है। देखिए, बिटोंग रिपब्लिक इंडोनेशिया आदिपुर्णा सम्मान पदक से सम्मानित किया गया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने इसकी घोषणा की। यह सम्मान उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने इंडोनेशिया की एकता, निरंतरता और समृद्धि के लिए असाधारण सेवा की हो। इंडोनेशिया ने पीएम मोदी को इस सम्मान के लिए चुना। यह इंडोनेशिया का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। इस सम्मान की शुरुआत 1959 में हुई थी। द्विपक्षीय संबंधों और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए सम्मान दिया गया है। सर्वोच्च सम्मान को प्रधानमंत्री मोदी ने करोड़ों भारतीयों का सम्मान बताया। यह इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं और भारत इंडोनेशिया के बीच ऐतिहासिक और गहरे संबंधों का एक प्रतीक सम्मान है। भारत इंडोनेशिया के संबंधों को यह सम्मान दिया गया है। पीएम मोदी को दुनिया भर के 24 से अधिक देशों का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। दुनिया भर से मिले अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की कुल संख्या पहुंच गई है 35। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री को मिले सर्वोच्च सम्मानों का यह सबसे बड़ा अब तक का रिकॉर्ड है। तो पीएम मोदी ने इस सम्मान को लेकर क्या कहा, सुनिए। साथियों, आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है। ये भारतीय समुदाय के आप सभी साथियों का सम्मान है। और सबसे बड़ी बात, ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो गई, इंडोनेशिया दौरे की बात हो गई और डील की बात हो गई। अब आप वापस ले आते हैं आपको भारत में अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और जांच में आरोपियों पर शिकंजा भी कसता चला जा रहा है। लेकिन पहली बार चंपत राय की एक चिट्ठी सामने आई। चिट्ठी के जरिए चंपत राय ने किस पर साध दिया निशाना और किसने चढ़ावा चोरों के एनकाउंटर की मांग कर दी, वो सब कुछ आपको दिखाएंगे और बताएंगे। लेकिन चंपत ने तोड़ा मौन। असली चोर कौन? तो सवाल यह था। अयोध्या में रामलला की आरती पहले की तरह भव्य और दिव्य होती है, लेकिन करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था चढ़ावा चोरी की घटना से बेहद आहत है। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज लोगों के यानी श्रद्धालुओं के भरोसे को वापस लाने के लिए राम मंदिर ट्रस्ट भी कोशिश में लगा हुआ है। ट्रस्ट ने कल अहम बैठक की और राम मंदिर में चढ़ावा से देखरेख तक में कोई अहम बदलाव का फैसला लिया गया। कई स्वयं
पूज्य शंकराचार्य जी महाराज उपस्थित है, पूज्य युग पुरुष जी महाराज उपस्थित है, पूज्य पेजावर स्वामी जी महाराज उपस्थित है, स्वयं पूज्य दिनेन्द्र दास जी महाराज उपस्थित है, श्री कृष्ण मोहन जी महाराज भी उपस्थित हमारे। इस बीच योगी लगातार चढ़ावा चोरी के मामले में एक्शन के निर्देश दे रहे हैं और इस मुद्दे पर हो रहे आरोपों का भी करारा जवाब दे रहे हैं। योगी आज एक बार फिर आस्था से खिलवाड़ के आरोप पर कांग्रेस और अखिलेश पर बरसते नजर आए। अयोध्या में जो कांग्रेस, जो समाजवादी पार्टी बाबरी ढांचे का समर्थन करके उसके लिए घड़ियाली आंसू बहा रही थी, गिरगिट की तरह कैसे रंग बदली है अब आप देख रहे होंगे। अरे आस्था के साथ कौन खिलवाड़ हो रहा है तो बताओ पहले, और तुम्हारी आस्था कब से अयोध्या पे हो गई? वही योगी विपक्ष पर हमलावर है तो विपक्षी पार्टियां चढ़ावा चोरी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन करने में लगी हुई हैं। लखनऊ में आज जनसत्ता पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया और हम मांग करते हैं कि जितने भी इसके चंदा चोरी के आरोपित हैं उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। चंपत राय और अनिल मिश्रा को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। और हम मांग करते हैं कि इतना ही पर्याप्त नहीं है, सीबीआई जांच अथवा जेपीसी से जांच कराई जाए और ट्रस्ट को भंग करके सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर। विपक्ष चंपत राय की गिरफ्तारी और जेल भेजने की मांग पर अड़ा हुआ है और इस बीच चंपत राय की एक चिट्ठी सामने आई है। उन्होंने इस चिट्ठी के जरिए अपनी चुप्पी तोड़ी है। तो चिट्ठी के जरिए चंपत राय ने क्या कुछ बड़ा संदेश दिया है और क्या ट्रस्ट में चंपत राय की वापसी भी संभव है? आइए जरा समझते हैं, रखते हैं रिपोर्ट और कुछ डिटेल्स। देखिए, क्या चंपत राय की राम मंदिर ट्रस्ट में दोबारा वापसी होगी? यह सवाल उठ रहा है। क्या चंपत राय फिर ट्रस्ट के महासचिव का पद संभालेंगे? ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी के बयान से चर्चा बेहद गरमाई है, इसलिए पूछा जा रहा है। गोविंद गिरी ने कहा, चंपत राय आर्थिक घोटाला नहीं कर सकते। मैं उन्हें 3 दशकों से जानता हूं, वो बिल्कुल निर्दोष हैं। उनकी गलती बस इतनी है कि वो खुद सावधान नहीं रहे। उन्होंने एक अपराधी टिन्नू यादव को अपना ड्राइवर रख लिया था। उसके पास दान पात्रों की चाबियां थी, सब कुछ कंट्रोल करता था। टिन्नू यादव ने ही गड़बड़ की और चंपत राय के साथ विश्वासघात किया। खबर है कि चंपत राय बीएचपी में भी अपने उपाध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। जांच पूरी होने तक उनकी जिम्मेदारियों पर कोई विचार या फैसला नहीं होगा। तो क्या संकेत है कि एसआईटी की जांच में क्लीन चिट मिली तो इस्तीफा वापस हो जाएगा? चढ़ावा चोरी और जांच के बीच चंपत राय ने राम भक्तों के नाम एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में चंपत राय ने लिखा है, मैंने अभी मौन धारणा कर लिया है। मुझ पर अनर्गल आरोप लगाए गए, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा। एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद बोलूंगा, तब तक सच्चाई सामने आ जाएगी। चंपत राय ने चिट्ठी में रामचरितमानस की चौपाई भी लिखी है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपदकाल पर रखी है जारी। अखिलेश और दिग्विजय जैसे विपक्षी नेता चंपत पर कार्रवाई की लगातार मांग कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने चंपत राय पर एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी तक की मांग कर दी है और कहा है कि करोड़ों की चोरी और गबन हुआ तो ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट प्रवर्तन निदेशालय कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। उधर अखिलेश यादव ने कहा, चंपत राय की देखरेख में 500 करोड़ से ज्यादा चोरी हो गई, लेकिन सरकार, एसआईटी और पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। चंपत राय को बचाने के लिए मामले को राजनीतिक मोड़ दिया जा रहा है और आरोपी टिन्नू यादव को हमारा रिश्तेदार होने का झूठ फैलाया जा रहा है। चंपत राय कसम खाकर कहें कि उनके ऊपर लग रहे आरोप झूठे। तो कोई चंपत राय को निर्दोष कह रहा है तो कोई उन्हें चढ़ावा चोरी का सबसे बड़ा गुनहगार मान रहा है। सुनाते हैं ट्रस्ट के पदाधिकारी से लेकर सियासतदान तक क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए सबको। मैं चंपत राय जी को 3 दशकों से अधिक समय से जानता हूं। मेरे आकलन के अनुसार इस प्रकार की आर्थिक लिप्तता उनके मन में भी नहीं आ सकती है, इतने वे निर्दोष हैं। लेकिन व्यावहारिक उनके सभी प्रकार के क्रियान्वयन के तरीके और सहजता से किसी के ऊपर विश्वास रखने का उनका स्वभाव, उसके कारण निर्माण हुई असावधानी, इसका ये परिणाम है। आग जो जल रही थी उसके ऊपर पानी का छींटा मारने का प्रयास है कि थोड़ा सा लव कम हो जाए ताकि हम डाइवर्ट कर सकें। इतनी बढ़ गई थी आग, इसको डाइवर्ट कर पाना संभव नहीं हो पा रहा था। इसलिए ये जो इस्तीफे अभी तक जनता के सामने आए ही नहीं, वो इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए। पहले इस्तीफा तो आता
जब इस्तीफा स्वीकार करने का कागज जारी हो सकता है तो इस्तीफे का कागज क्यों नहीं जारी हो? ट्रस्ट नहीं चाहता था कि चंपत जी का इस्तीफा। ट्रस्ट ही नहीं, अयोध्या का कोई व्यक्ति नहीं चाहता। तो बैठक में ये हुआ कि चंपत जी का इस्तीफा स्वीकार ना हो। ना, सब एक स्वर से सभी कहते रहे, ऐसा नहीं होगा। और हो सकता है हम लोग ये रिपोर्ट के बाद चंपत जी को फिर वापस लें कार्य में। बहुत कुछ किया है उनने। अभी इसकी संभावना है कि चंपत जी की वापसी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। चंपत राय की ताकत क्या है? कौन है? उसने कभी भी कोई वीएचपी के पक्ष में कोई ना आंदोलन किया ना कुछ किया। राम मंदिर के आंदोलन में कहां थे चंपत राय जी? वो आज बेचारा संतोष दुबे 4 गोलियां खाई उसने, आज उसको कोई पूछ नहीं रहा है और उसने पोल खोली है इनकी। आदरणीय श्री चंपत राय जी के बारे में जो कुछ भी, जो तमाम हिंदू विरोधी, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण विरोधी कुछ वक्तव्य देते हैं, उनको उनके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, इसलिए इस प्रकार की बात होती है। जो राम भक्तों की हत्या किए हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा लिख करके उनको भी जेल भेजने का काम किया जाएगा। उधर काशी के विश्वनाथ मंदिर में भी रोज हजारों लाखों श्रद्धालु जाते हैं, लेकिन वहां की व्यवस्था काफी दुरुस्त है, इसलिए चढ़ावा चोरी जैसी शिकायत सामने नहीं आती। अयोध्या में जय श्री राम की गूंज है तो काशी में हर हर महादेव की। देखिए, राम मंदिर में भी वाराणसी जैसी व्यवस्था करने की चर्चा है। यानी जैसे विश्वनाथ मंदिर का प्रबंधन सीईओ के पास होता है, वैसी तैयारी क्या अयोध्या के राम मंदिर में भी है? तो अब सीईओ के जिम्मे होगा राम मंदिर, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। आइए जरा पता करते हैं, देखते हैं क्या है। ट्रस्ट की बैठक में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ का नाम तय करेगी। सीईओ पर भी अब राम मंदिर की देखरेख की पूरी जिम्मेदारी होगी उनके कंधे पर। फिलहाल यह साफ नहीं है कि सीईओ राज्य सरकार का अधिकारी होगा या फिर प्रशासनिक अनुभव वाला कोई सेवानिवृत्त व्यक्ति हो सकता है। अगर कोई अधिकारी सीईओ होता है तो राज्य की कैबिनेट की मंजूरी चाहिए। फिलहाल काशी विश्वनाथ मंदिर और कृष्ण जन्मभूमि में सीईओ व्यवस्था है। दोनों जगहों पर राज्य सरकार के किसी अधिकारी को तैनात किया जाता है। हालांकि दोनों जगहों के सीईओ के अधिकारों में बहुत ज्यादा फर्क है। काशी विश्वनाथ मंदिर का सीईओ वित्तीय अधिकार तो रखता ही है, साथ ही मंदिर को लेकर बड़े फैसले करने का भी अधिकार रखता है। वहीं कृष्ण जन्मभूमि का सीईओ सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिम्मेदार है। काशी विश्वनाथ में आईएएस या पीसीएस अधिकारी को सीईओ नियुक्त किया जाता है। कृष्ण जन्मभूमि में नियुक्ति अधिकारी के पद का नाम मंदिर मजिस्ट्रेट है। मंदिर मजिस्ट्रेट यूपी सरकार में तैनात पीसीएस स्तर का अधिकारी होता है। बाबरी विध्वंस के बाद कृष्ण जन्मभूमि में मंदिर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई। यह जिम्मा एडीएम कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर या सिटी मजिस्ट्रेट के पास होती है। तो कौन हो सकता है राम मंदिर का सीईओ? आइए इसको लेकर क्या कुछ और कहा जा रहा है या क्या चर्चाएं हैं उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, अभी जो विश्वभूषण मिश्रा अभी काशी विश्वनाथ के सीईओ हैं, देखते भी रहिए, सबको हम दिखा भी रहे हैं, इनके बारे में भी डिटेल्स आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। 2012 बैच के पीसीएस अधिकारी हैं विश्व मोहन मिश्रा। वो मंदिर प्रबंधन के काम में बड़ा और चर्चित नाम है। ग्लोबल सनातन नाम से उनकी किताब चर्चा में रही है। सनातन को लेकर उनके व्याख्यान की भी बहुत चर्चा हुई। योगेश्वर राम मिश्रा ये रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, अयोध्या के कमिश्नर भी रह चुके हैं, यूपी पीसीएस से प्रमोट होकर आईएएस बने हैं, अयोध्या, वाराणसी और बाराबंकी के डीएम भी रह चुके हैं। बजरंग लाल बागरा ये पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, नालको के सीएमडी भी रह चुके हैं। रिटायर होने के बाद वीएचपी से जुड़े और वीएचपी के महामंत्री ट्रस्ट के नए सदस्य ये बने हैं। ये जो 3 चेहरे थे आपको हमने उनके बारे में बताया। राम मंदिर में सीईओ वाले इंतजाम को लेकर क्या कह रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के सीईओ और सियासतदान, सुनिए जरा सबको। हमारे यहाँ जो
चढ़ावा आता है। आप जानते हैं यहाँ हुंडी का पूरी व्यवस्था है, हुंडियों में चढ़ावा पूरा जमा होता है और हुंडियाँ जो खुलती हैं उनकी गिनती होती है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शीट लगी हुई है, सारे श्रद्धालुओं के सामने सब कुछ होता है और हमारा एसओपी बहुत पहले का निर्मित है जो फुल प्रूफ व्यवस्था के साथ चल रहा है। उसकी डबल ट्रिपल ऑडिटिंग की व्यवस्था है। जो मंदिर के अधिकारी होते हैं निरंतर प्रतिदिन की काउंटिंग में उनका काउंटर सिग्नेचर और अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण और परीक्षण तो किया ही जाता है। साथ ही में 2 ऑडिटर फर्म यहाँ लगाई गई हैं जो निरंतर ऑडिट करती हैं। जैसे जो हुंडी खोलने लाने ले जाने वाले लोग हैं, बॉडी वार्न कैमरा उसमें इंस्टॉल करना, पूरे स्थल पर सीसीटीवी कैमरा और उसको डिस्क के रूप में निरंतर सुरक्षित। देखिए, कार्यकारी इनके नियुक्ति से इनको मेरी मांग है कि तत्काल इस ट्रस्ट को भंग किया जाए और परम पूज्य शंकराचार्य जो हमारे चारों पीठ के शंकराचार्य हैं उनके राय परामर्श से, उनकी सहमति से वहाँ पर लोगों की नियुक्ति हो और धर्माचार्यों की बातचीत से नियुक्ति हो और अयोध्या वासियों को उसमें पूरे राम मंदिर ट्रस्ट के ऊपर FIR लॉज होना चाहिए और राम मंदिर ट्रस्ट को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। ये लोगों के साथ विश्वासघात है। 2 लोगों का इस्तीफा, अनिल मिश्रा और चंपत राय का इस्तीफा मंजूर किया है, एक्सेप्ट किया है। उसका मतलब क्या है? चोरी हुई है। Day 1 से सरकार इस पे सख्त थी, SIT का गठन किया और हम लोग पहले दिन से कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जो भी दोषी होगा सख्त कार्रवाई होगी, उसमें कोई छूट नहीं होगा और भविष्य में ऐसी घटना ना हो इसका भी चिंता किया जाए। और इसी बीच राम मंदिर के चढ़ावा चोरों पर एक्शन भी काफी तेज है। आरोप प्रत्यारोप चल रहा है लेकिन एक्शन जरूरी है और वो होना चाहिए। आस्था का सवाल है और भक्तों को भी उम्मीद है कि एक्शन पूरी तरह से फेयर होगा। दूध का दूध, जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा, पानी का पानी होगा। देखिए, अयोध्या के इस जेल में कभी पुलिस पहुंच रही है तो कभी आरोपियों को रिमांड लेकर पूछताछ चल रही है और निशानदेही पर सबूत भी इकट्ठा किए जा रहे हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के 3 आरोपियों की पुलिस ने आज रिमांड ली और जेल में बंद अनुकल्प, लवकुश और करुणेश को पुलिस अपने साथ, ये देखिए, ये 3 नाम 3 चेहरे। तो चढ़ावा चोरों को लेकर हलचल और एक्शन, ताबड़तोड़ एक्शन। क्या कुछ, आइए जरा देखते हैं किस तरह से इन पर शिकंजा कस रहा है। देखिए, SIT और पुलिस का शिकंजा तो इन पर कस रहा है। पुलिस ने 3 आरोपियों को जेल से 1 दिन की रिमांड में ले लिया है। अयोध्या पुलिस ने अदालत से 7 दिनों की पुलिस कस्टडी मांगी थी लेकिन कोर्ट ने फिलहाल 1 ही दिन का रिमांड इनको दिया है। अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे से अब पुलिस सवाल करेगी। अनुकल्प को चढ़ावा चोरी का बड़ा किरदार माना जा रहा है। वहीं अनिल मिश्रा का रिश्तेदार अनुकल्प मंदिरों में नोटों की गिनती का काम करता था। आरोप है कि चढ़ावा चोरी पर पैसे पहले बाथरूम में छिपाता था। सैलरी करीब 15,000 रुपए महीने थी लेकिन 65 लाख का घर इसने खरीद लिया। सैलरी 15,000, मकान 65 लाख, लोनिंग भी नहीं होती थी। अनुकल्प मिश्रा ने अपने बहनोई लवकुश को भी नोट गिनने के काम में लगा दिया और वो भी अनुकल्प की तरह नोट गिनते गिनते चोरी करने लगा। लवकुश मिश्रा तो 1 करोड़ की लागत से घर तक बनवाने लगा था। अनुकल्प के पास से 16 और लवकुश के पास से 14 लाख रुपए बरामद हुए हैं। दानपात्रों को काउंटिंग रूम तक ले जाने और नोट गिनने में करुणेश भी शामिल था लेकिन चोरी और गबन से पैसे जमा करके अयोध्या के आसपास खूब संपत्तियां खरीदी। पुलिस 18 लाख बरामद कर चुकी है और पूछताछ कर रही है और बरामद कर सकती है। पुलिस आमने सामने बिठाकर पुलिस तीनों आरोपियों से भी पूछताछ कर सकती है और उनके पूरे नेटवर्क और साजिश के तार की कड़ियां जोड़ सकती है। साथ ही 2.5 साल से मंदिर में ऑडिट और खर्च की पूरी पड़ताल की जाएगी। ऑडिट रिपोर्ट, खर्चों की रसीद, पर्ची और हिसाब किताब की जांच की जाएगी। राम मंदिर में अब तक सबसे बड़ा खर्च प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में हुआ है। इसमें टेंट सिटी बसाने को लेकर आयोजन तक में हुए खर्च की पड़ताल होगी। चढ़ावा चोरों पर एक्शन को लेकर क्या कह रही है सरकार और क्यों सवाल उठाने विपक्ष की नेता, सुनिए। पुलिस की जांच चल रही है, दोषी बचे ना और कड़ी कार्रवाई हो, ये सरकार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और ट्रस्ट में अपनी बड़ी कार्रवाई की है। हर स्थिति में सनातन संस्कृति की पताका को और चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। सब अपराधी पकड़े जाने चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनको दंडित होना चाहिए और उन सब के जेल जाने से इस घटना का प्रायश्चित पूरा होगा। मजे की बात यह है कि एक ऐसा केस है कि जिस पर आरोप है उसी ने FIR करवाई है। ट्रस्टी चिंतित हैं, ट्रस्टी परेशान हैं, जांच में पूरा सहयोग दे रहे, अपराधी पकड़े जाएंगे, दंडित होंगे। लेकिन निश्चित रूप से हम सब मानते हैं लज्जाजनक है, लेकिन सरकार पूरी तरह SIT के द्वारा जांच करा रही है। जो भी दोषी है कठोर कार्रवाई भी चल रही है। सारे हिंदू जागरूक हुए। आज सवाल भाजपा से पूछ रहे हैं कि राम मंदिर की दान पेटी से पैसे आपने जो खाया है
इस्तीफा तो आपने कल लिया चंपत राय का और अनिल मिश्रा का, लेकिन सिर्फ इससे चलेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड या एक सुप्रीम कोर्ट जज मॉनिटर्ड हमें एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहिए। और सिर्फ इस्तीफों से होगा नहीं, हमें कार्रवाई चाहिए, हमें पनिशमेंट जिन्होंने इस मंदिर को लूटा है उनको देना जरूरी है। राम मंदिर के मुद्दे और इसी बीच हैदराबाद के विधायक रहे और फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता टी राजा का भी बयान सामने आया। टी राजा ने चढ़ावा चोरों के एनकाउंटर तक की मांग कर दी। योगी जी से आज हर वो नौजवान ये प्रार्थना कर रहा है कि जैसा आप लव जिहादी को ठोकते हैं, गौ हत्यारों को ठोकते हैं, ये चंदा चोरों को भी एक दो को अगर ठोक दे, टांग में गोली मार दे, तो फिर कोई भी हमारे मठ और मंदिर पर ये चढ़ावा चोरी करने का ख्वाब भी नहीं देख सकता। योगी जी से आज हर वो नौजवान ये प्रार्थना कर रहा है कि जैसा आप लव जिहादी को ठोकते हैं, गौ हत्यारों को ठोकते हैं, ये चंदा चोरों को भी एक दो को अगर ठोक दे, टांग में गोली मार दे, तो फिर कोई भी हमारे मठ और मंदिर पर ये चढ़ावा चोरी करने का ख्वाब भी नहीं देख सकता। दूसरी ओर निशिकांत दुबे के एक ट्वीट पर बवाल मच गया है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने अखिलेश यादव के खिलाफ ऐसा क्या लिखा कि मामला नोटिस तक पहुंच गया। तो देखिए, निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया था, टिन्नू टीपू से ही तो बात कर रहा था। इसे लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने अयोध्या से लखनऊ तक प्रदर्शन किया और निशिकांत के खिलाफ मानहानि का नोटिस भी दिया। अगर निशिकांत दुबे ओरिजिनल है तो प्रमाण जारी करें, प्रमाण जारी करें कि अखिलेश यादव जी ने टुन्नू यादव से बात की है, उसका सीडीआर जारी करें, बातचीत का प्रमाण जारी करें मोबाइल का। और अगर अखिलेश यादव ने कभी बात नहीं किया है तो इनको हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहिए। तो जो ये चोरी पर कोराम है और सियासी संग्राम है, कौन क्या कह रहा है, आइए जरा पता करते हैं, रखते हैं आपके सामने। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं जिन्होंने वक्फ के नाम पर जमीनों पर कब्जा किया, हिंदू विरासत का अपमान और बाबरी का समर्थन किया, वो लोग अब गिरगिट जैसे रंग बदल रहे हैं और किस मुंह से आस्था की बात कर रहे हैं। अशोक गहलोत, नेता कांग्रेस, राम मंदिर के लिए अवैध खनन करके पत्थर जा रहा था, चंपत राय को कहा था लीगल माइनिंग का पत्थर ले जाओ, अब नया राम मंदिर ट्रस्ट बने और योगी उसके अध्यक्ष हों। अवधेश प्रसाद, सांसद समाजवादी पार्टी, ये चोरी नहीं डकैती है और इस्तीफे का कोई मतलब नहीं है। राम मंदिर को कलंकित करने वाले को कानून बनाकर सजा दी जाए ताकि इतिहास लंबे समय तक याद रखे। मायावती, बीएसपी प्रमुख, सपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पास चढ़ावा चोरी के सबूत हैं, तो वो उन्हें सार्वजनिक करे, वरना ये सब ड्रामा बंद करे। बद्रीनाथ धाम के प्रबंधन और चढ़ावे की भी जांच हो। चंद्रशेखर रावण, सांसद नगीना, अयोध्या में चोरी नहीं लूट और डकैती हुई है। गजनी और गौरी तो एक दो बार लूट कर चले गए, लेकिन इन्होंने राम के नाम पर वोट भी लिया और साथ में लोगों की आस्था से खिलवाड़ भी किया। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष, टिन्नू यादव से नाम जोड़ने पर निशिकांत दुबे को नोटिस भिजवाया। निशिकांत ने लिखा था, टिन्नू टीपू से ही तो बात कर रहा था, क्वेश्चन मार्क। अखिलेश ने निशिकांत को 10 मिनट में पोस्ट हटाने की चेतावनी दी थी। पोस्ट नहीं हटी तो निशिकांत को मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा। उधर निशिकांत दुबे ने भी पलटवार किया था। चढ़ावा चोरी पर योगी ने कैसे विपक्ष को घेरा और कैसे बीजेपी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं अखिलेश यादव, सुनिए। याद करिए, जो कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं, जो कांग्रेस कहती थी कि कृष्ण हुए ही नहीं, अयोध्या में जो कांग्रेस, जो समाजवादी पार्टी बाबरी ढांचे का समर्थन करके उसके लिए घड़ियाली आंसू बहा रही थी, आज वही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदली है, अब आप देख रहे होंगे। अब कह रहे हैं अयोध्या में आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अरे आस्था के साथ कौन खिलवाड़ हो रहा है तो बताओ पहले, और तुम्हारी आस्था कब से अयोध्या पे हो गई? सच्चाई तो ये है कि चढ़ावा, चंदा, दान, चोरों का गिरोह जन आक्रोश का सामना नहीं कर पा रहा है। संपूर्ण विश्व में राम भक्त संज्ञान लेने जो हो रहा है, संपूर्ण विश्व के राम भक्त संज्ञान लें, दुनिया भर के सनातनी संज्ञान लें, अयोध्या के पूज्य साधु संत संज्ञान लें, माननीय सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान लें। जो भी इसमें इन्वॉल्व गफला किया है उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। सोचने वाली बात है, अगर इसके अंदर कोई मुसलमान होता
तो अब तक तो पूरी कौम को चंदा चोर घोषित कर दिया गया होता। अब तक तो बुलडोजर चल गए होते। अब क्या बुलडोजर के अंदर डीजल खत्म हो गया? अब यहाँ क्या करेंगे आप? देखिए, अभी रिजाइन करने से आपका क्राइम खत्म नहीं हो जाता। वहां के मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करना चाहूंगा, उन्होंने आज तक ना ही धर्मद्रोहियों को छोड़ा है, ना ही देशद्रोहियों को छोड़ा है, और ना ही ये चढ़ावे चोरों को छोड़ेंगे। मैं हमारे बाबा जी से निवेदन करना चाहता हूं, आज भारत का हर वो राम भक्त सर नीचा झुकाकर एक शर्म महसूस कर रहा है कि हमने, हमारे पूर्वजों ने जिस राम मंदिर निर्माण के लिए गोली खाई, आज वहां पर चोरी हो रही है। योगी जी से आज हर वो नौजवान ये प्रार्थना कर रहा है कि जैसा आप लव जिहादी को ठोकते हैं, गौ हत्यारों को ठोकते हैं, ये चंदा चोरों को भी एक दो को अगर ठोक दे, टांग में गोली मार दे, तो फिर कोई भी हमारे मठ और मंदिर पर ये चढ़ावा चोरी करने का ख्वाब भी नहीं देख सकता। आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं केतन हत्याकांड और तेलंगाना के एक ऐसी वारदात की जिसमें पत्नी ने टॉयलेट क्लीनर से पति की कर दी हत्या। दोनों ही वारदातों में इश्क के नाम पर हैवानियत को अंजाम दिया गया है। 20 साल के सिया ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के लिए अपने मंगेतर केतन अग्रवाल की हत्या कर दी। सिया और चेतन दोनों जेल में हैं और इस बीच इस केस में एक बड़ा खुलासा भी हो गया। क्या खुलासा? खुलासा ये कि सिया और चेतन शादी कर चुके हैं। शादी करीब 4 महीने पहले ही हो चुकी थी और इसके बावजूद सिया केतन के साथ अपनी शादी की तैयारियों में थी। क्या कुछ खुलासा हुआ है, क्या कुछ डिटेल्स आए हैं, आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। पुलिस अब वो सबूत तलाश कर रही है जिससे साबित हो सके कि सिया और चेतन पति पत्नी हो चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक सिया गोयल और चेतन चौधरी शादी कर चुके हैं। 4 महीने पहले ही दोनों ने परिवार वालों से छिपकर शादी किया था। शादी पुणे के रजिस्ट्रार ऑफिस में हुई। गवाह के तौर पर दोस्त मौजूद थे। इस मामले में पुलिस सिया गोयल के 2 दोस्तों से पूछताछ कर रही है। शक है कि इन्होंने मैरिज रजिस्ट्री में गवाह के तौर पर दस्तखत किए थे। पुलिस अब सिया और चेतन के मैरिज सर्टिफिकेट की तलाश कर रही है। यह भी शक है कि सिया और चेतन की शादी के लिए कोई बिचौलिया भी था। शादी जल्दी निपटाने के लिए उस बिचौलिए को चेतन चौधरी ने पैसे दिए थे। शक है कि बिचौलिए की मदद से ही दोनों जरूरी पब्लिक नोटिस से बच गए। अब चेतन के बैंक रिकॉर्ड की जांच हो रही है ताकि पैसे का लेन देन खंगाला जा सके। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को एक इंस्टाग्राम से डाली तस्वीर की भी तलाश है। वो तस्वीर डिलीट की गई है जिसे पुलिस रिकवर करने की कोशिश में है। इन तस्वीरों में सिया गोयल और चेतन चौधरी वरमाला पहने हुए नजर आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले सिया के स्नैपचैट पर एक दोस्त से बातचीत वायरल थी। चैट में सिया अपनी एक दोस्त से शादी की बुकिंग के लिए आधार कार्ड मांगती है। चैट में लिखा था, टिकट के लिए आधार कार्ड भेज दे, जो होने नहीं वाले। फिलहाल चेतन चौधरी और सिया गोयल पुणे के यरवड़ा जेल में बंद हैं। दोनों पर 18 जून को केतन अग्रवाल की हत्या का आरोप है। और अब आपको लिए चलते हैं तेलंगाना, जहां एक पत्नी ने अपनी पति की हत्या कर दी। हत्या इसलिए की गई क्योंकि पत्नी किसी और से प्यार करती थी। पत्नी पेशे से नर्स थी। उसने टॉयलेट क्लीनर की मदद ली और पति के मर्डर का हथियार तैयार कर लिया। अब नर्स और उसका प्रेमी दोनों कहां हैं? गिरफ्तार हैं। साथ ही नर्स के प्रेमी का एक दोस्त भी गिरफ्तार है जो पूरी प्लानिंग में शामिल था। जल्दी से इस खबर पर भी पूरी जानकारी आपके सामने है। तेलंगाना के निजामाबाद जिले में एक दिल को दहलाने वाली वारदात। 32 साल की नर्स ने अपने प्रेमी के साथ वारदात को दिया अंजाम। पति को मारने के लिए नर्स की साजिश को सुनकर आप हो गए हैरान। नर्स संध्या का पति प्रशांत खाड़ी देश में रहता था और हाल ही में लौटा था। वापस आने पर प्रशांत को अपनी नर्स पत्नी के अवैध संबंधों का पता चला। पति पत्नी में झगड़े होने लगे। तब नर्स ने पति की हत्या की साजिश रच ली। उस साजिश में उसने अपने प्रेमी अनिल और उसके दोस्त को शामिल कर लिया। 30 जून को नर्स ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को पहले शराब पिलाई और फिर प्रशांत को घर की छत से धक्का दे दिया, लेकिन प्रशांत की जान बच गई। उसे यह कहकर अस्पताल पहुंचा दिया गया कि वो नशे में खुद नीचे गिर गया था। प्रशांत को गंभीर चोट आई थी, लिहाजा उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। इलाज के दौरान घायल प्रशांत की पत्नी का अस्पताल आना जाना लगा रहा। एक दिन उस नर्स ने, मतलब खुद नर्स थी, आइडिया तो था ही, एक दिन उस नर्स ने नस में लगी ड्रिप में टॉयलेट क्लीनर इंजेक्ट कर दिया। जब टॉयलेट क्लीनर ड्रिप के साथ नसों में पहुंचा तो प्रशांत की मौत हो गई। प्रशांत की मौत पर मां को शक हुआ और उन्होंने पुलिस में शिकायत की।
पुलिस ने तीनों आरोपियों से पूछताछ की, जिसमें साजिश का खुलासा हुआ। मौत का असली राज तब खुला जब प्रशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। तब नर्स, उसका प्रेमी अनिल और अनिल का दोस्त वेंकट गिरफ्तार किए गए। तो सुनिए पुलिस की गिरफ्त में आया आरोपी क्या कुछ बता रहा है। हमारे बीच मारपीट हुई थी। हम दोनों एक दूसरे को मार रहे थे। उसकी पत्नी ऑमलेट बनाकर लाई। हम दोनों ने मिलकर जोर से धक्का दिया। आगे बढ़ते हैं। आज की एक और महत्वपूर्ण खबर जो कि ग्लोबल न्यूज है, विदेशी है, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं विदेश से आई हैरान कर देने वाली खबर की। तो क्या सीरिया में टारगेट पर थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों? यह सवाल है। वो इसलिए कि पूछा जा रहा है सवाल क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों आज सीरिया में थे, तभी वहां अचानक ब्लास्ट होने लगे। सुनिए जरा। जोरदार विस्फोट, धमाकों की गूंज सबने सुनी और मौके पर लग गई आग। अफरा तफरी का माहौल हुआ। कार और बाइक वहां पर जल गए। धमाका और ये धमाका भी तब हुआ उस वक्त जब मैक्रों का काफिला निकला हुआ था। ये गाड़ियां मैक्रों के काफिले की आप देख पा रहे हैं, बताई जा रही है। जहां जिस होटल में रुके भी थे 100-150 मीटर के आसपास दायरे में ही हुआ था। काफिला भी निकल ही रहा था। अब देखिए मैक्रों यहां से निकलकर राष्ट्रपति भवन गए। अगली तस्वीर अब आपके सामने रखने जा रहे हैं। वहां वो अल शरा जो कि सीरिया के प्रेसिडेंट हैं उनसे मिलने गए थे। इमैनुअल मैक्रों मिलने पहुंचे और इधर धमाकों से दमिश्क हिल उठा, दहल उठा। अल्लाहू अकबर। जैसे होता है विस्फोट, धमाका, और सुनिए उधर अल्लाहू अकबर। देखिए धमाके के बाद दूर से धुआं उठता हुआ नजर आया। ये सब कुछ कैमरे में कैद। दमिश्क सीरिया की राजधानी। तो एक बड़े देश के राष्ट्रपति जब सीरिया में थे तब आखिर धमाका किसने किया, जांच की जा रही है। इसीलिए एरिया को भी पूरा सील कर दिया। एक और तस्वीर, क्योंकि धमाके के बाद दुनिया भर में खबर फैल गई कि क्या मैक्रों सुरक्षित हैं या फिर नहीं। हालांकि मैक्रों सुरक्षित हैं। सीरिया के राष्ट्रपति के साथ उन्होंने मस्जिद का भी दौरा किया। इसी तस्वीर, इसी खबर के साथ भारत की बात बताता हूं मैं आज के लिए इतना ही। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए आप इजाजत। उम्मीद करते हैं कि ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। आप बने रहे, देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। यहां खबरें लगातार जारी हैं। आप सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार। आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है। कुछ तो बात है इस दिल में।